नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहां पर ये जो डायग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर का, इसी डायग्राम के थ्रू हम गेन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोज लूप गेन एंड ओपन लूप गेन ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर। तो यहां पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों ही एक साथ लेकर चलेंगे। उसके बाद जब हम गेन कैलकुलेट कर लेंगे तो हम सेपरेटली लिख देंगे कि पॉजिटिव फीडबैक के रेस्पेक्ट में गेन क्या होगा और नेगेटिव फीडबैक के रेस्पेक्ट में गेन क्या होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो xi है, xi को आप लिख सकते हैं यहां पर xs प्लस माइनस xf, ये आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद अगर आप देखें xf को आप लिख सकते हैं बीटा x0, इसे आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां पर ना एक पॉइंट हमेशा आप माइंड में रखिए, आपको ना कभी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में माइंड में रखना है कि कोई भी ब्लॉक बना हो ना तो ब्लॉक का इनपुट देख लीजिए, मतलब जो उसमें इनकमिंग हो, और ब्लॉक का आउटगोइंग देख लीजिए। जो ब्लॉक का आउटगोइंग होगा ना वो हमेशा होगा ब्लॉक का इनपुट इनटू उसमें जो ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू लिखी है। अगर मैं इसको टेक्निकल टर्म में बोलूं तो आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू गेन, दैट्स इट, चाहे वो कोई भी ब्लॉक हो, कहीं पर भी बना हो। तो यहां पर जो नीचे वाला ब्लॉक है देखिए बीटा वाला, तो बीटा वाले ब्लॉक का आउटपुट क्या है xf, बीटा वाले ब्लॉक का इनपुट क्या है x0, तो xf को क्या लिखेंगे बीटा इंटू x0। सिमिलरली जो ऊपर ब्लॉक बना है जो बेसिक एम्पलीफायर वाला ब्लॉक है, देखिए वहां पर गेन क्या लिखा है a, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं x0 इज इक्वल टू, आप देखेंगे a गेन लिखा है और ब्लॉक के सामने वाला इनपुट देखिए जस्ट क्या है xi, तो आप क्या लिखेंगे a इंटू xi। तो ये आपके तीन पॉसिबल इक्वेशन थे जो हम इस ब्लॉक डायग्राम से कैलकुलेट कर सकते थे, अचीव कर सकते थे। अब देखिए यहां पर हम दोनों टाइप के गेन निकालने वाले हैं, लेकिन पहले हम यहां पर क्लोज लूप गेन निकालेंगे। अब ये क्लोज लूप गेन का मतलब क्या है? क्लोज लूप गेन का मतलब है फाइनल आउटपुट फाइनल इनपुट। तो डिवाइड करना है आपको x0 बाय xs। सिंपल सी बात है, जो फीडबैक स्ट्रक्चर है ना उसके रेस्पेक्ट में अगर आप गेन निकालेंगे तो वो क्लोज लूप कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x0 दिखना चाहिए और एक तो xs दिखना चाहिए इक्वेशन में। तो अगर आप देखेंगे तो जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है उसमें xi दिखाई दे रहा है, तो इक्वेशन नंबर 1 में ही अगर हम रिप्लेसमेंट शुरू करें तो हम xi की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 xi इज इक्वल टू x0 अपॉन a, तो इसे आप कहां पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। तो इक्वेशन नंबर 1 पे आप रखेंगे x0 अपॉन a इज इक्वल टू xs प्लस माइनस xf। अब यहां पर इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब आप देखिए इस इक्वेशन में xs जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है, आप देख सकते हैं xs आपका इनपुट है, और x0 जो चाहिए वो भी मिल रहा है, लेकिन xf आपको नहीं चाहिए था। तो आप देखिए xf का भी इक्वेशन लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप क्या कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 आप सिंपली वैल्यूज पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में xf की। तो xf की वैल्यू क्या है बीटा x0, तो आप क्या लिखेंगे x0 अपॉन a xs प्लस माइनस बीटा x0। तो अब आपका इक्वेशन सिर्फ xs और x0 के फॉर्म में आ चुका है। तो यहां पर x0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी a xs प्लस माइनस a बीटा x0। अब अगर आप इस प्लस माइनस को लेफ्ट साइड लेकर जाएं तो ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा x0 कॉमन 1 माइनस प्लस a बीटा इज इक्वल टू a xs। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे x0 अपॉन xs, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस प्लस a बीटा, और x0 अपॉन xs को आप यहां पर बोलेंगे क्लोज लूप गेन। तो ACL से आप नाम दे सकते हैं चाहे तो, या अगर आप चाहें तो गेन विथ फीडबैक भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप चाहें तो इस नोटेशन का यूज भी कर सकते हैं AF, दोनों ही काफी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो ये जो हमने क्लोज लूप गेन अचीव किया है, इसी क्लोज लूप गेन में आप देखिए जो साइन है आपको माइनस भी दिखाई दे रहा है और प्लस भी दिखाई दे रहा है। तो
हमने प्लस साइन लिया था पॉजिटिव फीडबैक के लिए और माइनस साइन लिया था डायग्राम में नेगेटिव फीडबैक के लिए। लेकिन अगर आप फाइनल आंसर में देखेंगे ना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन वो ये है कि जो आपका साइन है इक्वेशन को सॉल्व करते करते आप देखिए एक्सेस प्लस माइनस बीटा एक्स जीरो था, लेकिन जब वो लेफ्ट साइड गया तो प्लस माइनस जो है माइनस प्लस बन गया। तो यहां पर थोड़ा केयरफुल रहना है हमें कि यहां पर माइनस साइन शो कर रहा है पॉजिटिव फीडबैक को और प्लस साइन शो कर रहा है नेगेटिव फीडबैक को। तो अगर मैं यहां पर क्लोज लूप गेन लिखूं, क्लोज लूप गेन फॉर नेगेटिव फीडबैक, तो ये आपका यहां पर बन जाएगा ACL इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A बीटा। और ये गेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिमिलरली अगर मैं यहां पर क्लोज लूप गेन लिखूं तो ये आपका हो जाएगा ACL इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस A बीटा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्लस साइन था वो माइनस पे चेंज हो गया, जो माइनस साइन था वो प्लस पे चेंज हो गया। तो इस पॉइंट को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमने क्लोज लूप गेन तो अचीव कर लिया, अभी हम इस गेन का एनालिसिस भी करने वाले हैं बहुत डिटेल में, लेकिन हमें यहां पर ओपन लूप गेन भी डिस्कस करना है। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और समझाने वाला हूं। जनरली अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्लोज लूप और ओपन लूप से आप क्या समझते हैं, क्लोज लूप स्ट्रक्चर और ओपन लूप स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे जिसपे फीडबैक होता है उसे हम कहते हैं क्लोज लूप, जिसमें फीडबैक नहीं होता है उसे हम कहते हैं ओपन लूप। लेकिन ये एक्चुअल में रियल डेफिनेशन नहीं है। देखिए क्लोज लूप मींस क्या होता है आपका, जब आपका फीडबैक कनेक्टेड होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोज लूप, और जब आपका फीडबैक कनेक्टेड नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं ओपन लूप। तो आप सोच रहे होंगे इन दोनों लाइन में डिफरेंस क्या है फिर, जो मैंने अभी दो स्टेटमेंट आपको दी। तो यहां पर मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूं आपके लिए, जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा ओपन लूप गेन का। तो यहां पर अगर हम डायग्राम बनाएं, शॉर्ट में हम यहां पर डायग्राम बनाएंगे क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फीडबैक आपका कनेक्टेड नहीं है। जो ओरिजिनल डायग्राम जिसके थ्रू मैंने क्लोज लूप गेन कैलकुलेट किया यहां पर, वहां पर फीडबैक कनेक्टेड था। तो बेसिकली फीडबैक जब कनेक्टेड नहीं होगा तब वो ओपन लूप है। ठीक है, हमेशा ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मींस ओपन लूप का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आपका बीटा हट जाएगा, बीटा ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, आपका ए तो प्रेजेंट रहेगा ही। ओपन लूप गेन जो है वो ए तो है ही, ए तो ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अगर मैं फीडबैक स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में ओपन लूप गेन की बात करूं, जो आप एक्चुअल में कंट्रोल सिस्टम में भी स्टडी करते हैं, तो यहां पर आप देखिए चूंकि आपका फीडबैक कनेक्टेड नहीं है, तो ये जो एडर है, जो ये समर बना हुआ है, समर या एडर, बेसिकली जो सर्कल हमने बनाया है जो एडर की तरह वर्क करता है आपका, तो उस एडर को अगर आप देखेंगे यहां पर, ये जो हमारा एडर है, किसी भी चीज को सिंपली अगर आप एडर यूज कर रहे हैं तो देखिए अगर आप 2 + 3 कर रहे हैं तो आपको एक एडर चाहिए ना, क्योंकि 2 और 3 को आपको ऐड करना है। लेकिन अगर खाली 2 और 0 कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई एडर नहीं चाहिए, आपको पहले से आंसर पता होगा कि 2 ही आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक ही इनपुट हो तो फिर एडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखिए आप यहां पर सिर्फ ओरिजिनल इनपुट दे रहे हैं, यहां पर फीडबैक वाला तो कनेक्टेड ही नहीं है। तो यहां पर ये जो डायग्राम है आपका वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। डायग्राम आपका बन जाएगा, ओरिजिनल इनपुट जो आप लगा रहे होंगे, उसके बाद ये आपका ए। तो अगर आप देखिए यहां पर ए, तो ए के साथ ही आपका कैस्केड में बीटा कनेक्टेड है। देख लीजिए सेम वायर है, वो सेम वायर आपकी आगे जा रही है और बीटा कनेक्टेड है। देखिए अगर बीटा वो फीडबैक से कनेक्ट हो जाता तो फिर सिचुएशन ही डिफरेंट होती, लेकिन आप देखिए यहां पर सेम वायर ए के साथ बीटा कनेक्टेड है। तो ये जो ए और बीटा है एक साथ वो कैस्केड में है एक्चुअल में। तो इस डायग्राम को अगर मैं रीड्रॉ करूं तो लाइक दिस आपका हो जाएगा, ये ए और बीटा एक तरह से कैस्केड में है और ये आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अगर सिंप्लीफाई करके आपको शो करूं मैं, तो यहां पर जो आपका इनपुट था वो एक्सेस था, आउटपुट आपका क्या है, फाइनल आउटपुट x0। तो यहां पर अगर आप देखें ओपन लूप गेन, अगर आप डिस्कस करें ओपन लूप गेन की,
तो वो होगा आपका ए बीटा। ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ए इंटू बीटा दोनों कैस्केड में है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ओपन लूप गेन सिर्फ ए नहीं बोलना है इन केस ऑफ फीडबैक स्ट्रक्चर। ओपन लूप गेन आपको क्या बोलना है? ए बीटा, स्पेशली जब आप फीडबैक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये पॉइंट हमेशा आपको क्लियर रखना है, ठीक है। एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन ए दिया हुआ है, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन फीडबैक स्ट्रक्चर स्पेशली जब आप कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है ए बीटा होता है ओपन लूप गेन। तो यहां पर अगर मैं कुछ डेफिनेशंस भी आपको फिर से क्लियर करवाऊं तो ओपन लूप मींस इन ओपन लूप स्ट्रक्चर फीडबैक इज नॉट कनेक्टेड। अब आपको इस लाइन की मीनिंग यहां पर समझ में आ गई होगी इस डायग्राम को देखते हुए क्लियर अच्छे से। तो ये जो डायग्राम हमने यहां पर ड्रॉ किए हुए हैं, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओपन लूप, ठीक है। तो इन ओपन लूप स्ट्रक्चर फीडबैक इज नॉट कनेक्टेड। और अब आप ये स्टेटमेंट भी समझ जाएंगे इन क्लोज लूप तो फीडबैक हमेशा ही प्रेजेंट होता है। जब वो कनेक्ट कर दिया जाता है तो क्लोज लूप बन जाता है, जब वो कनेक्ट नहीं किया जाता है तो ओपन लूप बन जाता है। क्लियर? सो क्लोज लूप गेन ए अपॉन 1 माइनस प्लस ए बीटा एंड ओपन लूप गेन इज ए बीटा। ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। तो यहां पर जो हमने अब ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन कैलकुलेट किए हैं, तो यहां पर अब हमें यह अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गेन की स्टेबिलिटी जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, तो उसके लिए हम नेगेटिव फीडबैक ही क्यों यूज करने वाले हैं। हम यहां पर पॉजिटिव फीडबैक या ओपन लूप गेन, ओपन लूप तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक एम्पलीफायर में, लेकिन फिर भी ओपन लूप या पॉजिटिव फीडबैक हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं या क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों हम सिर्फ नेगेटिव फीडबैक की तरफ जा रहे हैं, क्या फायदा होगा नेगेटिव फीडबैक को लेने से स्टेबिलिटी ऑफ गेन में। तो ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर लेते हैं तीनों के गेन का एनालिसिस करते हुए। तो यहां पर अगर हम एक छोटा सा टेबल बना लें, सिर्फ एक ही पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेबिलिटी वाला। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक, सेकेंड हो जाएगा आपका ओपन लूप, और एक हम ले रहे हैं यहां पर पॉजिटिव फीडबैक। तो यहां पर अगर हम देखें तीनों को, तो जो आपका नेगेटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक पे गेन की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है, वो कैलकुलेट की है हमने ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा। ओपन लूप में जो गेन होता है आपका, ओपन लूप मींस यहां पर मैं फीडबैक स्ट्रक्चर वाले ओपन लूप की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब एक बेसिक एम्पलीफायर की बात कर रहा हूं। तो ओपन लूप में या एक काम हम कर लेते हैं, यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं, नोट करके हम लिख लेते हैं अज्यूम यूनिटी फीडबैक, तो जिससे हमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो अज्यूम यूनिटी फीडबैक हम कर लेते हैं, जिससे हमारा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो अज्यूम यूनिटी फीडबैक का मतलब यही है कि बीटा इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम, गेन को क्या कंसीडर कर रहे हैं यहां पर 1 कंसीडर कर रहे हैं, फीडबैक वाले गेन को, ठीक है। तो हमारा जो नेगेटिव फीडबैक के साथ गेन आया वो क्या आया, ए अपॉन 1 प्लस ए। ओपन लूप में जो आपका गेन अब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ए, और पॉजिटिव फीडबैक में जो हमारा गेन हो जाएगा वो हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस ए। तो अब हमें यह अंडरस्टैंड करना है कि क्या फायदा होगा नेगेटिव फीडबैक में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करा दूं, जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं ना, वो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक ही यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, मतलब यूनिटी फीडबैक एक बहुत ही पॉपुलर कंडीशन है। तो यहां पर हमने यूनिटी फीडबैक अज्यूम कर लिया। अब अगर हम देखें गेन की वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि तीनों में ए ही लिया है मैंने, तो ए के हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप नेगेटिव फीडबैक में देखें तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ए, ओपन लूप जो आपका गेन है वो ऑलवेज ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर ए अपॉन 1 प्लस ए है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक गेन इज लेस देन
गेन ऑफ ओपन लूप। तो इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो आपका गेन है वो लेस है गेन ऑफ ओपन लूप से, ये हमें यहां पर क्लियरली विजिबल है। अब अगर हम पॉजिटिव फीडबैक से कंपेयर करें नेगेटिव फीडबैक के गेन को, तो यहां पर देखिए गेन मतलब आपको मॉड लेकर चलना है, ये पॉइंट हमेशा क्लियर रखना है आपको। नेगेटिव पॉजिटिव का यहां पर गेन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मतलब मॉड लेकर आप चलेंगे। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करें तो सेम वैल्यू ऑफ ए के लिए आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करिए। सपोज करिए अगर मैं ए की वैल्यू अज्यूम करता हूं 0.5, ठीक है, तो 0.5 अपॉन 1.5 नेगेटिव फीडबैक में आ जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक में क्या आएगा देखिए 0.5 अपॉन 0.5, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव फीडबैक की वैल्यू क्या होगी आपकी, बड़ी होगी 0.5 अपॉन 1.5, 0.5 अपॉन 0.5 जब आप ए की वैल्यू 0.5 लेंगे। वैसे तो देख के ये में समझ में आ रहा है, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए। अब मान लीजिए चलिए ए की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2, तो 2/3 नेगेटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में क्या हो जाएगा आपका 2/1, क्योंकि मैंने बोला कि माइनस लेना ही नहीं है आपको, गेन आपको मॉड लेके चलना है। तो 2/1 जब आप ए की वैल्यू 2 लेंगे तो 2/1 आएगा, यहां पर क्या आएगा 2/3। तो अगेन 2/1 जो है 2/3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव फीडबैक का गेन है वो पॉजिटिव फीडबैक के गेन से भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो पहले आपको यह समझना है कि गेन जो मिलेगा नेगेटिव फीडबैक में वो सबसे स्मॉलर होने वाला है, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक गेन इज लेस देन गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो अब यहां पर आपको यह कंक्लूजन तो मिल गया कि तीनों कंडीशन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक जो है वो सबसे लेस हो जाएगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ ए। क्लियर यहां तक? तो अब इस बात को समझिए, गेन लेस हुआ उससे स्टेबिलिटी कैसे बढ़ी, ये हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर मैं आपको कंपैरिजन करा रहा हूं बाकी दोनों से, तो यहां पर मैं आपको एक कंट्रोल सिस्टम का छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा। तो यहां पर आप देखिए होता क्या है, बेसिकली जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, तो जो आपका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो उसके कारण होता क्या है, आप इस तरीके से इसे रियलाइज कर सकते हैं। कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि अगर गेन ज्यादा है तो बैंडविड्थ ऑलवेज कम होगी, अगर गेन कम है तो बैंडविड्थ ऑलवेज ज्यादा होगी। तो इसको आप इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन। मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों हम नेगेटिव फीडबैक को प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो चूंकि बैंडविड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन आपका होता है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन जो है वो सबसे कम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक गेन इज लोवेस्ट as compared to open loop and positive feedback। सो आप क्या लिख सकते हैं, सो इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ इज हाईएस्ट, ठीक है। तो आपको बैंडविड्थ हाईएस्ट मिल रही है। अब देखिए बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, बैंडविड्थ का मतलब यह होता है FH माइनस FL, मतलब बैंडविड्थ हाईएस्ट मिल रही है, मतलब जो मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन होगा वो काफी ज्यादा मिलेगा। तो बैंडविड्थ अगर ज्यादा मिल रही है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन ज्यादा होगा, और मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन में जो गेन होता है वो स्टेबल होता है, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली बैंडविड्थ को इंक्रीज करके आप गेन को स्टेबल कर देते हैं या कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप यहां पर वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में, किसकी वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, इनपुट की वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है नेगेटिव फीडबैक की, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेगेटिव फीडबैक बैंडविड्थ इज हाईएस्ट, सो medium frequency region increases, so gain become more stable।
जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन में गेन क्या होता है, आपका स्टेबल होता है, ठीक है। और अगेन डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, क्योंकि हमने जो भी डिस्टॉर्शन देखे, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन या फेज डिस्टॉर्शन, हमने क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन होता है क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में अलग गेन मिलता है, हाई फ्रीक्वेंसी में अलग गेन मिलता है, मीडियम फ्रीक्वेंसी में अलग गेन मिलता है। लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी में, पूरी मीडियम फ्रीक्वेंसी में गेन कांस्टेंट होता है। लो और हाई से उसका गेन अलग जरूर होता है, लेकिन मीडियम फ्रीक्वेंसी में तो कांस्टेंट होता है। तो अगर हम यहां पर मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन को इंक्रीज कर देंगे तो बहुत समय तक, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक गेन आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जितना आप लो और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन को कम करेंगे, उतना ही आपका जो गेन है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उतना ही आपका डिस्टॉर्शन क्या रहेगा? लेस रहेगा, ठीक है। सो आप सिंपली लिख सकते हैं डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस। तो ये आपका अफेक्ट होता है नेगेटिव फीडबैक का। अब आप समझ ही गए होंगे कि पॉजिटिव फीडबैक में गेन ज्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है बैंडविड्थ क्या होगी? कम होगी। ओपन लूप में भी एज कंपेयर टू नेगेटिव फीडबैक गेन ज्यादा होता है तो बैंडविड्थ क्या होगी? कम होगी। बैंडविड्थ कम होगी मतलब मीडियम फ्रीक्वेंसी रीजन क्या होगा? लेस होगा। दैट्स व्हाई वी प्रिफर नेगेटिव फीडबैक फॉर स्टेबिलिटी, वी प्रिफर नेगेटिव फीडबैक फॉर डिस्टॉर्शन, बेसिकली डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है कि नेगेटिव फीडबैक हम क्यों लेते हैं। क्लियर अच्छे से? तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है, ओपन लूप गेन एंड क्लोज लूप गेन ऑफ अ फीडबैक एम्पलीफायर, ये भी आपने यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।